आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 25वां और लास्ट लेक्चर ऑफ कैपेसिटर है और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे आज एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में देखा था डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में। हमने समझा था कि बेसिकली दो पैरेलल प्लेट्स में यदि आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो, एक इंसुलेटिंग मटेरियल डालते हो, तो उसके कैपेसिटेंस वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आप पहले उस लेक्चर को देख सकते हो, फिर ये और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, बेसिकली एडवांस लेवल के क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए एज वेल एज जेईई एडवांस एंड मेंस के लिए भी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लिखा हुआ है एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर्स। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ क्विकली। तो सपोज मैंने एक प्लेट लिया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने लिया, ठीक है, और इसके बीच मैंने क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने मिडिल में इसके डाइलेक्ट्रिक मैंने इंसर्ट कर दिया और इसकी वैल्यू सपोज के है, ठीक है, और ये यहाँ पे एयर है, कुछ भी नहीं है, और इसकी टोटल डिस्टेंस है डी और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है दोनों प्लेट का। आप इसको 3 डायमेंशन में एज्यूम कर सकते हो। ये कुछ इस तरह से है और ये प्लेट भी ऐसे है एरिया, ठीक है। तो जस्ट ठीक है, इस तरह से कुछ है। तो मैं ऐसे बना रही हूँ, मैं साइड व्यू बना रहा हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसके बीच का ये डिस्टेंस x आपको दिया हुआ है और इसकी थिकनेस t दी हुई है। डाइलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है, विड्थ जो है वो t है। अब आपसे पूछा है, और ये पॉइंट a और b है, आपसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए बी अक्रॉस ए बी, या फिर आप बोल रहे हैं कि फाइंड द सी इक्विवेलेंट, ठीक है। आपको सी टोटल बेसिकली निकालना है, ठीक है। तो अब चलो इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। बेसिकली हमने डाइलेक्ट्रिक एक एक्स डिस्टेंस, एक जनरल एक्स डिस्टेंस पे हमने प्लेस कर दिया अंदर। अब आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू दीज 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 सीरीज में लिख सकते हैं, ठीक है। और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 के आप ध्यान से देखोगे तो वैल्यू A एप्सिलॉन बाई x, ठीक है, एरिया इंटू एप्सिलॉन बाई x डिस्टेंस है। और C2 की वैल्यू आप ध्यान से देखोगे तो C2 की वैल्यू हो जाएगी K टाइम्स A एप्सिलॉन नॉट बाई T। C2 भी आ गया हमारा। और C3 की वैल्यू आ जाएगी A एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस एक्स प्लस टी। वेरी सिंपल, ठीक है, कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। हम इसको ब्रेक करेंगे 3 कैपेसिटर्स में, या तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी हमारा सीरीज़ का फॉर्मूला है उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो 1/c इक्विवेलेंट इज़ 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ठीक है। अब चलिए इसको मैं लिख देता हूँ। तो 1/c1 को लिखूँगा तो x बाई ए एप्सिलॉन नॉट प्लस t डिवाइड बाई के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस d माइनस एक्स प्लस टी डिवाइड बाई। तो इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। तो आप 1/a एप्सिलॉन कॉमन ले लो, तो x प्लस टी बाई के प्लस d माइनस एक्स माइनस टी। अब ध्यान से देखोगे यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है, ये x कैंसिल हो रहा है। और x जब कैंसिल हो रहा है तो बेसिकली जो हमारी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। सो दैट इज़ वेरी गुड। दैट मीन्स आप किसी भी तरह पोजीशन पे रखो,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सेम ही आना है, क्योंकि यहाँ पे x कैंसिल हो जा रहा है और फॉर्मूला में भी आएगा। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 1/c इक्विवेलेंट इज़ 1/a एप्सिलॉन d प्लस t इंटू 1/k माइनस 1। ठीक है, तो मैं c इक्विवेलेंट क्या लिख दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, तो a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई d प्लस t इंटू 1/k माइनस 1। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्विकली इसको डिराइव कर सकते हो एग्जाम में यदि आता है तो। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था क्विकली। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं। अभी एक पैटर्न निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज मैंने एक कैपेसिटर रखा। ठीक है, और इस बार मैं क्या करता हूँ, उसके बीच दो डाइलेक्ट्रिक रखता हूँ। ठीक है, एक को मैंने यहाँ रखा और एक को मैंने यहाँ रखा। मैंने दो डाइलेक्ट्रिक को रखा, एक की वैल्यू K1 है और एक की वैल्यू K2 है। ठीक है, और एक की थिकनेस T1 है और एक की थिकनेस T2 है, और ये x डिस्टेंस पे है और इसके बीच y डिस्टेंस है। ठीक है, और इस पूरी डिस्टेंस इसकी d है। और यहाँ भी सेम चीज़ आपसे पूछा है फाइंड द c इक्विवेलेंट। आपको इसका c टोटल निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो डाइलेक्ट्रिक रखा गया है, 3 डाइलेक्ट्रिक भी रखा जा सकता है, 4 डाइलेक्ट्रिक भी रखा जा सकता है, n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तरह से हम किस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज रिजल्ट के डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हैं। अब लास्ट रिजल्ट से हमें पता है कि डाइलेक्ट्रिक की प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है कैपेसिटर की वैल्यू, क्योंकि x के टर्म्स में वो आया ही नहीं। तो यहाँ भी क्वाइट पॉसिबल है कि जो हम c इक्विवेलेंट निकालेंगे वो किसके टर्म्स में नहीं आएगा, वो x और y के टर्म्स में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं, क्योंकि उसके प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक पैटर्न निकल के आएगा, तो फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे फॉर n नंबर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले दिस डायग्राम इज इक्विवेलेंट टू, ये डायग्राम किसके बराबर है, ये डायग्राम आपको बराबर है 1 2 3 4 5 कैपेसिटर के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो आपको घबराना नहीं है, आपको सॉल्व करते जाना है। तो C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, अब बारी बारी से हर एक कैपेसिटर की वैल्यू लिख देते हैं आराम से। तो C1 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई x, और C2 क्या होगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई T1, और C3 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई y, C4 क्या होगा, K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई T2, और लास्ट में हमारा C5 है, C5 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस, सब घटा दो, x प्लस वाई प्लस T1 प्लस T2। तो कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, पैरेलल वाला मतलब सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा देना है कैपेसिटर के केस में। तो 1/c इक्विवेलेंट इज़ 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 C4। अब जाओ इसको सॉल्व करो खुद से, अभी सॉल्व करता हूँ। अब ध्यान से देखोगे हर जगह A एप्सिलॉन है, तो मैं यहीं पे एक स्टेप में क्या लिखता हूँ, मैंने 1/a एप्सिलॉन कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ x हो गया, x प्लस T1/K1 प्लस y प्लस T2/K2 प्लस d माइनस x माइनस y माइनस T1 माइनस T2। ठीक है, देखो आपको पैटर्न दिख जाएगा, खुद से आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, दैट विल बी लॉट बेटर।
तो यहाँ x और y दोनों कैंसिल हो रहे हैं और क्या आ रहा है हमारा, ओके, तो हमारा आ रहा है 1/a ε0 d प्लस T1/K1 प्लस T2/K2 माइनस T1 प्लस T2। ठीक है, तो हम एक जनरलाइज फॉर्मूला यहाँ सीक्वेंट क्या लिख देंगे, a ε0 डिवाइडेड बाई माइनस d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T1/K1 प्लस T2/K2। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा दो जब कैपेसिटर प्लेट हमने दो डब डाइलेक्ट्रिक हमने इंसर्ट किया तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे इसी को देख के हम कुछ सीखते हैं और इसको जनरलाइज करते हैं। इफ़ एन डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसर्टेड ऑफ थिकनेस, उसकी थिकनेस क्या होगी, T1 T2 T3 अप टू Tn, एंड देयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू K1 K2 K3 अप टू Kn। इसका मैं डायग्राम ही बना देता हूँ। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसके अंदर जिसकी डिस्टेंस मतलब d है, एरिया भी a है, और इसके अंदर हमने कितनी प्लेट्स इंसर्ट की, हमने एक यहाँ किया, फिर एक यहाँ किया। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि इसके प्लेसमेंट से मैटर ही नहीं करता है, हमने यहाँ पे प्लेस करता गया और यहाँ पे अप टू n, यहाँ पे हमने T1 T2 T3 Tn, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K1 K2 K3 Kn। ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी आप इसके बीच का डिस्टेंस वगैरह मान सकते हो, आपको पता है कि उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब सेकेंड वाले फॉर्मूला को देख के हम एक चीज़ जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखोगे सेकेंड वाला फॉर्मूला, तो आप क्या जनरलाइज कर सकते हो, हम ये कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप C इक्विवेलेंट क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, a एप्सिलॉन डिवाइड बाई d माइनस समेसन ऑफ Ti प्लस समेसन ऑफ Ti/Ki। ध्यान से देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा आपको मैंने क्या लिखा है। मतलब मैंने बोला है कि जो C इक्विवेलेंट होगी वो a एप्सिलॉन डिवाइड बाई d माइनस समेसन ऑफ d माइनस समेसन ऑफ ऑल Ti। Ti मीन्स वेयर summation of Ti means T1 plus T2 plus T3 up to Tn, and summation of Ti by Ki, where I is ranging from 1 to n, here also I is ranging from 1 to n. So this is T1 by K1 plus T2 by K2 and so on to Tn by Kn। ठीक है, तो ये हमारा जनरलाइज फॉर्मूला हो गया जब हम n कैपेसिटर प्लेट्स इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसको समझ लेना है इस तरह के क्वेश्चन को। तो चलिए अब दूसरे तरह के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ। जनरल प्रॉब्लम्स बेसिकली सीरीज और पैरेलल दोनों को देखते हैं। ठीक है, तो मैं टाइटल लिख देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर। ठीक है, अब हमारे पास सीरीज और पैरेलल टाइप के कॉम्बिनेशंस दिए रहेंगे और आपको सॉल्व करना है उसको। तो चलिए सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है,
और इसको हमने डाइलेक्ट्रिक से फिल किया बिल्कुल इक्वली। क्या किया हमने, इसको K1 से फिल किया और इसको K2 से फिल किया, और इसकी एरिया A है और इसका डिस्टेंस D है, और ये इंडिविजुअल डिस्टेंस D/2 है और D/2 है, ठीक है। और आपसे पूछा है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालो, तो काफ़ी सिंपल है, ये तो काफ़ी सिंपल है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब हमेशा इस तरह से इक्विवेलेंट निकालोगे, C1 C2 और C1 की वैल्यू लिखोगे। C1 की वैल्यू क्या होगी, K1 A एप्सिलॉन बाई D/2, और C2 की वैल्यू होगी K2 A एप्सिलॉन बाई D/2, ठीक है। तो बेसिकली ये 2K1 A एप्सिलॉन बाई D और यहाँ पे 2K2 A एप्सिलॉन बाई D, ठीक है। तो 1/C इक्विवेलेंट, या तो C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ऐसे आप लिख सकते हो। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब इसको सॉल्व कर दो, तो C1 C2 को मल्टीप्लाई करो आप, सो 2K1 A एप्सिलॉन बाई D, आगे से मैं K की वैल्यू ही दे दूंगा, ये थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन जा रहा है। सो 2K2 A एप्सिलॉन बाई D, और आप इसको क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे C1 प्लस C2। तो मैं ऐड करूँगा तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ 2A एप्सिलॉन बाई D, मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये K1 प्लस K2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी 2 एप्सिलॉन बाई A बाई D है, तो एक तरह से यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 2 एप्सिलॉन A बाई D हर जगह कैंसिल हो जाएगा, तो एक तरह से क्या आ गया, C इक्विवेलेंट, मतलब एक ही जगह कैंसिल होगा, दोनों जगह कैंसिल नहीं होगा, ठीक। तो एक जगह कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2K1 K2 A एप्सिलॉन बाई D इंटू K1 प्लस K2, राइट। तो एक तरह से आप ध्यान से देखो कि ये 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 इंटू A एप्सिलॉन बाई D, विच इज C इक्विवेलेंट ओनली, मल्टीप्लाई दैट बाई दिस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये तो काफ़ी सिंपल था, और लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड था, तो मैं वैल्यूज़ देख के देखता हूँ तो चीज़ें आपको और क्लियर होगी। चलो एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं क्विकली, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो सपोज ऐसा आपको क्वेश्चन दे दिया, आपसे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया इसके अंदर, इस तरह से कुछ, और एक दूसरा भी डाइलेक्ट्रिक डाल दिया कुछ इस तरह से, इस तरह से। अभी देखने में मैंने ऐसे बराबर नहीं लग रहा है, लेकिन आप एज्यूम कर लो ये बराबर है, और इसकी डिस्टेंस D/4 दी हुई है, इस पूरी की डिस्टेंस D दी हुई है, और एरिया इसका A है, और इसकी K की वैल्यू 2 है और इसकी K की वैल्यू 4 है, ठीक है। और आपसे पूछा है फाइंड द C इक्विवेलेंट, ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। कैसे निकालोगे, सिंपल है, आप इसको सीरीज में एज्यूम कर लोगे और सॉल्व करोगे, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू C1 एंड C2। तो बेसिकली C1 और C2 की वैल्यू निकालनी, तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K एप्सिलॉन बाई D, सो 2A एप्सिलॉन बाई, यहाँ पे D/4 आपको लिखना होगा, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 8A एप्सिलॉन बाई D, ठीक है। वैसे C2 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो K की वैल्यू कितनी है 4, सो 4A एप्सिलॉन डिवाइड बाई यहाँ पे 3D/4, ये जो डिस्टेंस है ये होगी 3D/4, तो उधर 16 हो जाएगा, 16A एप्सिलॉन बाई 3D। अब ध्यान से देखो, इसको हम 8C एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम 16/3C एज्यूम कर लेते हैं, ताकि मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए, और इस तरह से आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक है। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब डायरेक्टली आप ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 8 इंटू 16/3 डिवाइड बाई 8 प्लस 16/3 इंटू C, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो 8 इंटू 16/3 डिवाइड बाई
24 प्लस 16 क्या हो जाता है 40/3, सो 3 कैंसिल हो गया और 8 5 जा 40, तो एक तरह से 16/5 आ गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इज 16/5 A ε0/d। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये अभी मैंने काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको दिया हूँ, ठीक है, मैंने दिया है। तो चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं इस पर। बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं इसके एक्चुअली, ठीक है। तो उसी में से क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास ऐसा प्लेट है, ठीक है, इसका डिस्टेंस डी है। अब हमने डाइलेक्ट्रिक कैसे फिल किया, डाइलेक्ट्रिक हमने कुछ इस तरह से फिल किया, एक ऐसे फिल कर दिया और एक ऐसे फिल कर दिया और एक ऐसे फिल कर दिया। मैं डायग्राम में उतना अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, और एज्यूम कर लो आप कि इसकी जो एरिया है वो A/3 ये स्पेस लिया हुआ है, ठीक है। ऐसे क्रॉस सेक्शन में देखो, ठीक है, तो ये A/3 लिया हुआ है और ये भी A/3 है और ये भी A/3 है, ठीक है, ऑलराइट। मतलब पूरे एरिया की बात करूँ एक्चुअली, ये एरिया, ये लेंथ तो सबका बराबर ही होगा, ये बराबर ही होगा, क्योंकि इसकी लेंथ मतलब जो विड्थ है वो थर्ड होगी, 1/3 होगी, तो एरिया भी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप इसको समझ सकते हो। और इसकी k की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 3 है। चलो इसको सॉल्व करो, सिंपल है ये। देखो क्या करोगे, सबसे पहले ये तीनों सीरीज़ में है तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, पैरेलल में है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे, इसको C1 C2 और C3 लिख दोगे, ठीक है। और फिर C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 + C2 + C3, और C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू अब ध्यान से देखो, C1 की वैल्यू एरिया/3 A ε0 डिवाइड बाई K की वैल्यू भी लेना है तो 1/d, तो बेसिकली ये A ε0/3d आ गया, ठीक है। तो मैं यहीं लिख देता हूँ A ε0/3d प्लस, अब C2 में K की वैल्यू डालनी है आपको 2, यहाँ पे A/3 आपको डालना है तो 2A/3 ε0/d और प्लस C3 की वैल्यू 3A ε0/3d, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे 3d नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन है और ऊपर यदि ऐड करते हो तो 6A एप्सिलॉन आता है, तो इसको सिंपलीफाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा, 2A ε/d। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से पैरेलल में। चलिए इसको थोड़ा सा और मैं डिफ़िकल्ट बनाता हूँ, ऑलराइट। तो हमारा आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम। ऑलराइट, तो हमारा इस तरह से कुछ प्लेट है। इस बार हमने डाइलेक्ट्रिक कैसे डाला, इस बार हमने डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से डाला, इस तरह से हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। और एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे डाला, और एक डाइलेक्ट्रिक हमने यहाँ पे डाला, कुछ इस तरह से। कुछ आई थिंक समझ में आ गया होगा, डायग्राम उतना अच्छा से नहीं बन रहा है, ये फील्ड ही है मतलब। इसकी वैल्यू मैं देता हूँ K1 = 2 और K2 = 3 और K3 = 6, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो आप क्विकली। इसकी डायमेंशन भी मैं देता हूँ, इसकी जो डायमेंशन है ये D/2 है
भी d/2 है, ठीक है। और इसका एरिया हाफ होगा, ऑब्वियसली ये हाफ है, ये भी हाफ है, ठीक है। सो क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, आप खुद से ट्राई करो। देखो अब आई थिंक ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे सॉल्व कर लेंगे दिमाग लगा कर, ठीक है। तो इसको आप क्या करोगे, लेकिन इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आई एम श्योर लाइक मोस्ट ऑफ बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इससे थोड़ा सा मैं वेरिएशन दूंगा। तो इसको क्या कर सकते हो, इसको आप एक तरह से ऐसे बोल सकते हो, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस कैपेसिटेंस, राइट। और आप इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो और इसको C3 बोल दो। तो C1, C2 और C3 और इसका इक्विवेलेंट आपको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, a/2। K की वैल्यू कितनी है, एरिया तो हमारा हाफ है ना, एंड K की वैल्यू 2 है, तो 2a/2 एप्सिलॉन बाई d। तो ये सिंपल आ गया a एप्सिलॉन बाई d, नो इशू। C2 कैलकुलेट करें, C2 3, यहाँ पे a/2 एप्सिलॉन बाई यहाँ पे d/2 वैल्यू है, तो ये 1/2 कैंसिल हो गया, तो ये 3a एप्सिलॉन बाई d आ गया। चलो C2 भी आ गया। C3 कैलकुलेट करते हैं, तो C3 हमारा K की वैल्यू कितनी है C3 में, 6 है, तो 6a/2 एप्सिलॉन बाई d/2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वहाँ आ जाएगा 6a एप्सिलॉन बाई d। क्विकली इसको मैं C लिख देता हूँ और इसको 3C लिख देता हूँ, इसको 6C ले देता हूँ और मैं सर्किट डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये C है और ये 3C है और ये 6C है। आपने इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार किए हैं। तो ये दोनों सीरीज़ में है, शॉर्टकट फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये दोनों के सीरीज़ का फार्मूला डबल/3 होता है, ठीक है। तो डबल/3 मतलब 6C/3, सो ये 2C हो जाएगा और 2C + C, इस दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आ जाएगा 3C। सो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 3a एप्सिलॉन बाई d, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब थोड़ा सा और डिफ़िकल्टी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, प्यास लग गया मेरे को। दो और डिफिकल्ट क्वेश्चन मेरे को देना है, 3 और देना है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है इस तरह से है। अब मैं यहाँ डाइलेक्ट्रिक इस तरह से कुछ डालता हूँ। हाँ, मैंने एक डाला और हमने एक यहाँ डाल दिया और एक हमने यहाँ डाल दिया। तो एक तरह से यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि K की वैल्यू K1 की वैल्यू 2 है, यहाँ पे K2 की वैल्यू 4 है और यहाँ पे K3 की वैल्यू 6 है, ठीक है। और ये है d/2 और ये भी है d/2 और ये अब तो हाफ आप समझ ही गए, हाफ एरिया ये ऑक्यूपाई किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आपसे पूछा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप। हाँ, यहाँ पे अब जो बच्चे ऐसे सोच रहे हैं, सोचेंगे मतलब कॉमन थिंकिंग है, पहले आप ट्राई कर लो, ठीक है। पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई कर लो, डायग्राम इसका ड्रॉ कर लो, इक्विवेलेंट डायग्राम। आई एम श्योर 90% बच्चों का डायग्राम इनकरेक्ट आएगा। वो क्या करेंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे,
C1, C2 और C3। आपको लगेगा भाई कि ये तो बिल्कुल सही है, सही लग रहा है सब कुछ, मगर ये गलत है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसमें मिस्टेक क्या है, मिस्टेक खोजना भी दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि इसमें आप गलती क्या है। गलती ये है, यदि आपने ऐसा डायग्राम बनाया है, इसका मतलब आप क्या एज्यूम कर रहे हो, इस कैपेसिटर से आप यहाँ क्रॉस करोगे और यहाँ से यहाँ क्रॉस करोगे, तो आप एक कॉमन पॉइंट ऑफ पोटेंशियल पे पहुँच रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम है, लेकिन आप क्रॉस दो डिफरेंट कैपेसिटर कर रहे हो, तो कैसे पोटेंशियल सेम आ सकता है। ओरिजिनल में आप यहाँ से यहाँ जंप करोगे तो आपको पोटेंशियल सेम आना चाहिए, तो इस तरफ के जंप से भी सेम आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो आप जंप कर रहे हो तो पोटेंशियल जो आ रहा है और इसका जंप पोटेंशियल सेम कैसे कर सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ चार्ज होगा, बेसिकली आप चार्ज यहाँ होगा, यहाँ से आप इसको जंप करो तो Q/C होता है, Q/C राइट। तो Q/C C की डिफरेंट वैल्यू है यहाँ पे, और जो भी चार्जेस होंगे इसमें, तो ज़रूरी नहीं है कि Q/C की वैल्यू सेम बराबर आ जाए, दोनों का सेम पोटेंशियल आ जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स इस तरह से हम इसको डायग्राम नहीं बना सकते हैं। तो बेस्ट मेथड है, मतलब इसमें यदि डिपेंड्स ऑन द K वैल्यू कभी कभी आंसर आ जाता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करोगे। एक सिंपल टेक्निक मैं बता रहा हूँ, इसको आप ब्रेक कर दोगे इस तरह के कैपेसिटर प्रॉब्लम्स में। ठीक है, इसको आप ऐसे ब्रेक करोगे और तब आप सॉल्व करेंगे इसको एक तरह से 4 बॉक्स में आप डिवाइड कर दोगे। मतलब इसको मैंने बस ब्रेक कर दिया, बाकी तो एज इट इज़ है। K की वैल्यू 4 है यहाँ पे, और K की वैल्यू 6 है यहाँ पे, और इसमें K की वैल्यू 2 और 2 है। ठीक है, अब यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, यहाँ भी मिस्टेक ये होगा, लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको यदि मैं ऐसे लिखूं, आगे मैं एक्चुअली यही क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ विथ ऑल डिफरेंट K। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यदि आप इसको C1 और C4 बोलो, ये मैंने C4 बना दिया, ये C1 पहले का था, और C3 और C4, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो लिख सकते हैं हम, दिस इक्विवेलेंट टू दिस। ये भी गलत है, ऐसे भी नहीं लिखना है। तो कैसे लिखना है सर, इसको आप, इसका जो करेक्ट डायग्राम होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। C1, C3, यहाँ मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे C2 होगा और ये C3 होगा, तो यहाँ पे मैं आई थिंक मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा C2 था, C3 था, C2 और C3। ठीक है, तो मैंने ऊपर वाले को दोनों सीरीज़ में रखा और नीचे वालों को भी दोनों मैंने सीरीज़ में रखा, दोनों को आपस में पैरेलल कर दिया, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, और इसके बीच यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी इस P और Q की पॉइंट की पोटेंशियल बराबर नहीं होगी, तो हम ऐसे यहाँ पे लिख ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे इस तरह की डायग्राम बनाने का मतलब हुआ कि ये बराबर हो गया, पोटेंशियल हमने बराबर एज्यूम कर लिया, जो कि ट्रू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो आप V और 0 दोगे वो एज इट इज़ सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इसमें बस C1 C2 और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे C1 और C4 की वैल्यू तो सेम ही होगी, तो C1 = C4 और उसकी वैल्यू 2 है, तो 2a/2 एप्सिलॉन डिवाइड बाई d, और d की वैल्यू यहाँ d/2 है, तो ये कैंसिल हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे 2a एप्सिलॉन बाई d आ गया, ये C1 और C4 की वैल्यू। C2 की वैल्यू मैं निकालूँ तो 4 टाइम्स a/2 एप्सिलॉन बाई d/2, तो बेसिकली 4a एप्सिलॉन बाई d आ गया। और C3 की वैल्यू निकालूँ तो 6a/2 एप्सिलॉन बाई d/2, तो यहाँ पे 6a एप्सिलॉन बाई d आ गया। ठीक है, तो सबको मैं 2c, 4c एंड 6c से रिप्लेस कर देता हूँ।
और मैं डायग्राम एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये तो 2c है और ये भी 2c है और यहाँ पे 4c है और ये 6c है। अब आप फॉर्मूला यूज़ करो और इसको सॉल्व करो। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज़ में है तो डबल बाई 3 तो 4c/3 और ये दोनों भी सीरीज़ में है तो 2 × 6/2 + 6 8 सो 2 4 × 8 और यहाँ पे 3/2c आ गया। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो तो c इक्विवेलेंट क्या आ गया 4/3 + 3/2 × c। कैल्शियम ले लो सो 6 8 + 9 × c। तो 8 + 9 किसके बराबर होगा 8 8 16 17/6 और c की वैल्यू A∪D। तो हमारा इसका एक्चुअल आंसर आ गया 17/6। ऑप्शंस आपको ज़रूर ये सारे वेरिएशन में ऑप्शन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, ताकि आप मिस्टेक कर सको। इस पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस तरह के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे, थोड़ा सा एक और एडवांस लेवल, और फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देता हूँ। इसी तरह के कैपेसिटर पे बेस्ड है। मैंने ऐसे लिया और इस बार मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और K1 की वैल्यू 1 लेता हूँ, K2 की वैल्यू 2, K3 की वैल्यू 3 और K4 की वैल्यू 4। ठीक है, यही है। आप एरिया भी आप समझ गए होंगे, ये डिस्टेंस भी आप समझ गए होंगे, इतना ये अंडरस्टूड है। ये डिस्टेंस D/2 है और ये भी डिस्टेंस D/2 है। ठीक है, आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्विकली मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो ठीक है, इसको डायग्राम अब लोग मिस्टेक करेंगे। यदि आप इसको ऐसे बनाते हो तो क्या है, ये इतना तो क्लियर हो ही होगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया था। तो ये गलत है। इसका करेक्ट डायग्राम जो बनता है वो ऐसा होता है और मैंने इसका रीज़न भी आपको बता दिया है, तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। C1 C2 C3 और C4। चलिए सबसे पहले C1 C2 C3 C4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, K की वैल्यू 1 है तो 1 A∪2 × D/2। एरिया हाफ है तो बेसिकली ये A∪D ही आ गया। और C2 की वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो C2 की वैल्यू K की वैल्यू 2 डालूँ तो 2 × A/2 ∪D/2। तो बेसिकली ये 2A∪D आ गया। और सिमिलरली C3 की वैल्यू मैं निकालूँ तो 3 × A/2 ∪D/2। तो ये 3A∪D आ गया। और C4 की वैल्यू मैं निकालूँ तो 4A/2 ∪D/2। तो 4A∪D आ गया। ठीक है, ओके। अब सबको आप C से रिप्लेस करते हो, C 2C 3C 4C। तो मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम क्विकली बना देता हूँ। तो डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो ये हमारा C हो गया और C1 C2 ना, सो 2C और 3C 4C। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों सीरीज़ में है तो इसका क्या हो जाएगा 2C/3 और ये दोनों भी सीरीज़ में है तो 12C/7। ठीक है, 3 4 = 12/7। अब दोनों को ऐड कर दो तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 2C/3 + 12C/7। एलसीएम आप 21 ले लो तो 14 + 36 C। तो 14 + 36 कितना हो गया 4 5 50/21 A∪D। तो ये हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चंस इस तरह के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, थोड़ा सा एडवांस लेवल का। सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
तो लास्ट क्वेश्चन मैं क्विकली इंपोर्ट कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ऑल राइट, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, इसका डायग्राम भी है। ठीक है, अब इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको होना चाहिए नॉलेज इसका, किस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, तो पहले ट्राई करो, 1 मिनट आप बिल्कुल 1 या 2 मिनट आप ट्राई करो, या फिर आप 5 मिनट भी ट्राई कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके, और फिर सॉल्यूशन को देखना। ठीक है, तो अब एक तरह से हमारा जो डायलैक्टिक मीडियम है यूनिफॉर्म तो है, मगर वो दूसरे शेप में है। ठीक है, वो नॉर्मल स्क्वायर शेप में नहीं है। ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है इस डायग्राम का। K1 है ऊपर और नीचे K2 है, और प्लेट की जो लेंथ है, आप ऐसे एज्यूम करो ये साइड व्यू दिख रहा है, एरिया जो है ना ये पूरा लेंथ है, एरिया L² है। मैं इसको यदि यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से बना दूँ तो थोड़ी और 3D में आपको क्लियरिटी आएगी। इस तरह से कुछ हमारा एरिया है, ठीक है, नीचे और बॉटम का एरिया, और ये लेंथ जो है L है और L है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और उनकी थिकनेस है, कैपेसिटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं फिर इसको इरेज करता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लेना है, आपको एक स्ट्रिप लेना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से x डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप dx लेंथ का ले लो। ठीक है, ये स्ट्रिप। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 कैपेसिटर बन रहा है, एक ऊपर वाला बन रहा है और एक नीचे वाला बन रहा है। ठीक है, और ये एंगल आप एज्यूम कर लो ये थीटा है। ठीक है, तो एक तरह से 2 छोटा छोटा कैपेसिटर बन रहा है। अब ध्यान से देखोगे, इस कैपेसिटर को मैं बोल देता हूँ DC1 और इस कैपेसिटर को बोल देता हूँ मैं DC2, और अल्टीमेटली ये दोनों सीरीज में है। ये दोनों क्या है, एक तरह से आपस में सीरीज में। DC1 में यहाँ बोल देता हूँ, इसको DC2 बोल देता हूँ। तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले को मैंने DC1 बोला और नीचे वाले को DC2 बोल दिया, और ये दोनों आपस सीरीज में। ठीक है, और ये जनरल x डिस्टेंस में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब आपको इस DC1 और DC2 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ द मेन थिंग। तो अब देखोगे, यदि इसकी डिस्टेंस आपको निकालना है, मैं दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, ये डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये x है और ये थीटा है, तो ये x tan थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, d माइनस x tan थीटा। तो आपके पास कैपेसिटर का डिस्टेंस भी आ गया, 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस आ गया। तो DC1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, अब DC1 की वैल्यू लिखोगे DC1 इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और चूंकि K है तो K1 A। एरिया क्या है, अब ध्यान से देखोगे एरिया क्या होगा, प्लेट की विड्थ dx है और लेंथ L है, तो एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू dx। ध्यान से देखो, इसकी जो लेंथ है वो L ही है, और विड्थ हो गया dx, तो इसका एरिया क्या आ गया, एरिया तो ये हो जाएगा ना, लेंथ विड्थ dx और लेंथ इसका L, तो L इंटू dx। ठीक है, ओके, ये भी हो गया, डिवाइड बाई D। अब दोनों के बीच का थिकनेस कितना है, D माइनस x tan थीटा। इट क्लियर। ऐसे हम DC2 भी लिख देते हैं, DC2 क्या हो जाएगा, K2 L dx डिवाइड बाई यहाँ x tan थीटा है। बस अब फॉर्मूला लगा दो और सॉल्व कर दो, इंटीग्रेशन यहाँ करना पड़ेगा आपको। तो 1 बाई DC इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई DC1
प्लस 1/dc2, ठीक है। चलो इसको लिख देते हैं। तो 1/dc1 में क्या आ जाएगा, d माइनस एक्स tan थीटा डिवाइड बाई k1 l dx प्लस एक्स tan थीटा डिवाइड बाई k2 l dx। उसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो, 1/dc इक्वल्स टू 1/l dx कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d माइनस एक्स tan थीटा डिवाइड बाई k1 प्लस एक्स tan थीटा डिवाइड बाई k2। k1 k2 थीटा तो कांस्टेंट है, सिर्फ x एक वेरिएबल है हमारा, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रेट कर दो। और एप्सिलॉन हमें नहीं दिख रहा है, एप्सिलॉन कहाँ है हमारा, अच्छा यहाँ पे एप्सिलॉन भी आ जाएगा, तो नीचे एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं DC की वैल्यू क्या लिखूँगा, DC को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, L एप्सिलॉन dx हो जाएगा, ओके। और एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, एक तरह से ये इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करेंगे, यहीं पे मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ओके। तो मैं 1/dc लिखता हूँ, 1/dc इक्वल्स टू 1/l एप्सिलॉन dx। इसको मैं सिंपलीफाई कर देता हूँ। तो k1 k2 मैं कॉमन ले लूँगा, तो मैं k1 k2 कॉमन ले लेता हूँ, आई मीन LCM। और फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो k2 इंटू d माइनस k2 x tan थीटा प्लस k1 x tan थीटा, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, k1 k2 l एप्सिलॉन इंटू dx डिवाइड बाई k2 d माइनस k2 tan थीटा माइनस k1 tan थीटा इंटू एक्स। अब ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है। सो DC इक्वल्स टू k1 k2 l एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई, और यहाँ भी इंटीग्रेट कर दो 0 से c तक, डिवाइड बाई k2 d, ठीक है। और आप k2 भी कॉमन ले सकते हो, k2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, k2 आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे k2 आ जाएगा। तो ये बेसिकली d माइनस tan थीटा माइनस k1 बाई k2 tan थीटा इंटू एक्स। आप चाहो तो tan थीटा भी कॉमन ले सकते हो, तो k2 ये कैंसिल हो गया, तो k1 l एप्सिलॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई d माइनस tan थीटा 1 माइनस k1 बाई k2 इंटू एक्स। तो आपको कुछ ऐसा फैमिलियर आपको फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a माइनस के एक्स। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका log x आ जाएगा आंसर, बेसिकली माइनस है यहाँ पे, तो आपको ये पता है। तो या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लो, तो डायरेक्टली मैं log का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो इसका आंसर आ जाएगा वो डायरेक्टली मैं आंसर लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा a एप्सिलॉन, अब देखो a तो नहीं है यहाँ पे क्या है हमारा k1 l एप्सिलॉन, और यहाँ को 0 से l तक इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा हमारा ln log k2 बाई k1, ठीक है, और डिवाइड बाई k2 माइनस k1
इंटू डी। मैं इसका फाइनल आंसर लिख रहा हूँ और ये एल स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली, जब आप लॉग की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू भी यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, अच्छा यहाँ पे भी tan थीटा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे। tan थीटा की वैल्यू एक्चुअली क्या है, d/l है, तो इसको आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे। d/l यहाँ पे आप डाल दोगे वैल्यू, तो d भी एक तरह से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन हमारा आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन और दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया। नीट आप इसको छोड़ सकते हो चाहो तो, नीट लेवल के स्टूडेंट्स, और मेंस लेवल के इम्पॉर्टेंट है, मतलब तरीका बस सीखना है आपको। इस तरह के क्वेश्चन सब दूसरे शेप में भी आ सकते हैं, ये तो हमारा स्ट्रेट लाइन था, मैं भी दूसरे शेप में आ गया, तो आप ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 ख़त्म होता है। अब जैसे मैंने बताया था कि हर एक चैप्टर के लास्ट में मैं क्या करता हूँ, लास्ट ईयर के जेई मेंस के प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ, नीट के एडवांस के प्रॉब्लम्स, एससी वर्मा, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन बच्चों लोगों का काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कीजिए, तो मैं देखता हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने के बाद भी मैं ये क्वेश्चंस बाद में भी आपको दे दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ओवरऑल आप देखोगे 25 लेक्चर्स हो गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सिर्फ 2 का, और 1 के भी लगभग 20-25 लेक्चर्स है, तो कुल मिला के सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टोटल 50 लेक्चर है। और 50 लेक्चर में हर एक लेक्चर में यदि 2 प्रॉब्लम भी मैंने डिस्कस किया ऑन एन एवरेज, तो आपको 100 क्वेश्चन हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। इसमें तो मैंने 7 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे, ऑन एन एवरेज आई थिंक 200 क्वेश्चन हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, सिर्फ मेरे थ्योरेटिकल नोट्स से, बेसिकली आई मीन क्लास नोट्स से। तो ऑब्वियसली मैं आगे एरोडोव के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूँगा, तो देख रहा हूँ मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी एक नई एनर्जी के साथ, ठीक है।